हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है कैपिटल मार्केट एंड इट्स टाइप, पूंजी बाजार और उसके प्रकार। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, पॉपुलरली नेम सेबी। सेबी रेगुलेट करता है किसको? पूंजी बाजार को, मुद्रा बाजार को, व्यापारिक बैंकों को, या इन सभी को। तो देखिए, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये कंट्रोल करता है कैपिटल मार्केट को, पूंजी बाजार को। मनी मार्केट को कंट्रोल करता है आरबीआई। सारे कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करता है आरबीआई। मौद्रिक नीति, एक और कनेक्ट करें तो मौद्रिक नीति को कंट्रोल करता है, देखभाल करता है आरबीआई। ठीक है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, एक बात बेसिक आप समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। एक हिस्सा होता है कैपिटल मार्केट, एक होता है हिस्सा मनी मार्केट। जो लॉन्ग टर्म में चीज़ चलती है उसके लिए होता है कैपिटल मार्केट, और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए होता है मनी मार्केट। अगेन कैपिटल मार्केट फर्दर डिवाइडेड इन टू, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। पहली बार जब सिक्योरिटीज़ इशू होती है तो वो होता है आपका प्राइमरी मार्केट, और एक बार इशू हो चुकी सिक्योरिटी जब दोबारा परचेज की जाती है, सेल की जाती है, तो वो होता है सेकेंडरी मार्केट। अब अपन इस तरह के क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्वेश्चन कहता है डैश डैश इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉल मनी मार्केट ये मनी मार्केट में आता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों के दोनों मार्केट आर द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। एक बार फिर देख लीजिए, मैंने इससे पहले वैसे बोल दिया, सबसे बड़ी चीज़ है फाइनेंशियल मार्केट। इसमें कैपिटल मार्केट भी है और आपका मनी मार्केट भी है। लेकिन अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सिलेबस की बात करें तो मनी मार्केट नहीं दे रखा, उसमें कैपिटल मार्केट और उसके टाइप दे रखे हैं। तो कैपिटल मार्केट के दो टाइप हैं, एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट। तो जब कंपनी को धन चाहिए होता है तो कंपनी सिक्योरिटीज़ इशू करती है। सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स इशू करती है। तो यहाँ पे फ्रेश इशू होता है, न्यू इशू होता है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है। उसके थ्रू कॉर्पोरेट्स को पैसा मिलता है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद कंपनीज का रोल ख़त्म। अब जिसने बंदे ने पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर वो चाहता है कुछ दिन शेयर्स को, डिवेंचर्स को अपने पास रखने के बाद वो बेचना चाहता है, तो कैसे बेचेगा? वहाँ उसको हेल्प आउट करने के लिए होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। सेकेंडरी मार्केट में क्या ट्रेड किया जाता है? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी जो दुनिया में पहले से ही मौजूद है। जैसे अभी कभी अपन स्टैटिस्टिक में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी डेटा जो पहली बार कलेक्ट किया जाता है, मूल समंक, प्राथमिक समंक, और उसके बाद उसको जो यूज़ करता है वो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा बन जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह का चीज़ है। ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के ये दोनों टाइप हुआ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी मार्केट इज एसोसिएटेड विद द विच काइंड ऑफ इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी। तो जैसे मैंने अभी कहा, एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। प्राइमरी मार्केट में नई प्रतिभूतियों का निर्गमन होता है। इसमें हर चीज़ का आंसर बोथ, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव नहीं होता है ना, वो अपने को पता भी है, अपन क्या आप समझदार हैं। तो प्राइमरी मार्केट नई प्रतिभूतियों के निर्गमन से जुड़ा हुआ बाजार है, तो उसका आंसर बी होगा। आसान से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप ही कीजिएगा। Which of the following takes advantage of the internal or insider trading in stock market? तो अगर स्टॉक मार्केट की दुनिया में किसी के पास कोई खुफिया सूचना है, एक ऐसी सूचना है जो पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो सूचना उसके पास है, किसी बंदे को पता लग गई है और वो उसका फ़ायदा उठा लेता है, तो इस चीज़ को कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी का बड़ा ऑफिसर है, ठीक है, उसका एक भाई है। चूँकि कंपनी का जो बड़ा ऑफिसर है, मान लीजिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है या कोई और अच्छा बंदा है जिसकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तक पहुंच है, उसे पता है कि इस क्वार्टर में कंपनी को नुकसान हुआ है, जल्दी ही 2-4-5 दिन में रिपोर्ट आने वाली है और कंपनी को इस क्वार्टर में भारी नुकसान हुआ है। ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो अपने भाई को दे देता है। उसके भाई के पास पहले से उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो वो उन शेयर्स को बेच देता है। तो होगा क्या? जैसे ही क्वार्टरली लॉस दिखेगा, अधिकतर लॉस दिखने पे लोगों का ट्रस्ट कम होता है, तो लोग क्या करते हैं, उस कंपनी के शेयर बेचने लग जाते हैं। और जब एकदम से शेयर बेचने लग जाते हैं तो औने पौने दामों पे बेचते हैं।
ठीक है। तो अब इसके भाई ने क्या किया, चूंकि उसको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल गई तो वो ऊंचे भाव पे बेच के निकल गया। तो उसने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग का फ़ायदा उठा लिया। मतलब उसके पास इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है जिसके पास खुफिया सूचना होती है, उसके बेस पे वो अपनी पोजीशन ले ले। पोजीशन लेने का मतलब होता है परचेज कर लेना, सेल्स कर लेना। इट्स डिपेंड्स ऑन किस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन उसके पास है। तो क्वेश्चन ये था कि इसका लाभ कौन उठाता है। सभी अंशधारक कतई नहीं, सभी ऋणपत्र धारक कभी नहीं, बल्कि कंपनी की गुप्त जानकारी रखने वाले लोग, पीपल हैविंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टेक्स एडवांटेज ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। बट ये इलीगल है, ठीक है ना, ये इलीगल है। बाद में अगर ट्रेस आउट हो गया, पकड़ में आ गया, तो फिर बहुत कुछ नतीजे उसके भुगतने पड़ेंगे, उसके भाई को भी उसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूंजी बाजार का प्राथमिक और द्वितीयक बाजार। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में। तो ये जो प्राइमरी मार्केट है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो सेकेंडरी मार्केट है, ये क्या है, ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, यानी एक दूसरे के साथ compete करते हैं, एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कि नहीं फंक्शन इंडिपेंडेंटली और या एक दूसरे पे कंट्रोल करते हैं। तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, आपको जैसे मैंने कहा, कैपिटल मार्केट में आपको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? देखिए, अगर सेकेंडरी मार्केट को क्यों ज़रूरत है, आप समझिए, अगर फ्रेश शेयर्स इशू ही नहीं होंगे, अगर फ्रेश शेयर्स प्राइमरी मार्केट में आएंगे ही नहीं, तो सेकेंडरी मार्केट में आप बेचोगे क्या? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में तो एग्जिस्टिंग प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। तो अगर प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू ही नहीं होंगे, डिवेंचर्स इशू ही नहीं होंगे, तो बाद में आप ट्रेड क्या करोगे? इसलिए ये साबित हुआ कि सेकेंडरी मार्केट को प्राइमरी मार्केट की ज़रूरत है। अब ना इस बात पे आते हैं कि प्राइमरी मार्केट को इसकी ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने केवल दुनिया में मान लो दुनिया में प्राइमरी मार्केट ही होता, तो उसमें क्या करता, इन्वेस्टर कंपनी के शेयर्स खरीदता, फिर जब उसको उसे रिडीम कराना होता, मतलब उसको बेचना होता, उसे कैश में कन्वर्ट करना होता, तो कहाँ जाता? तो वापस उसे कंपनी के पास जाना पड़ता, जो कि जनरली अलाउ नहीं होता। आपको ये पता है ना, जैसे एक कंपनी है और ये मान लीजिए राजेश है। मान लीजिए कंपनी ने राजेश को 10,000 शेयर्स इशू किए और इसने मान लीजिए 10 लाख रुपए कंपनी को दे दिए, तो इसका मतलब राजेश के 10 लाख रुपए फंस गए। अब राजेश को मान लीजिए 3 महीने बाद, 3 साल बाद पैसे की ज़रूरत है, तो वो 10,000 शेयर्स बेचना चाहेगा, तो कंपनी के पास तो वापस जा ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी के पास तो जब कंपनी का अंत समय आएगा तब जाएगा, या कंपनी कभी कभार बायबैक कॉल करेगी तो जाएगा। तो अब राजेश के पास 10,000 शेयर्स है, तो जाएगा कहाँ? तो उसको सेकेंडरी मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ वो अपने शेयर्स किसी और को बेच सके। वहाँ कोई होगा जो खरीदने को तैयार होगा एक पर्टिकुलर प्राइस पे, और राजेश एक पर्टिकुलर प्राइस पे बेचने को तैयार होगा। तो सेकेंडरी मार्केट की अगर होगा तो प्राइमरी मार्केट में धंधा होगा, क्योंकि फिर इंसान को ऐसा नहीं लगेगा कि उसका पैसा फंस जाएगा। उसको पता है कि आज मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, मैं आगे जाके मुनाफा लेके या घाटे पे जैसे भी स्थिति होगी इसको, लेकिन मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सेकेंडरी मार्केट जो सबसे बड़ी सुविधा देता है वो देता है लिक्विडिटी फंक्शन, है ना। तो दोनों की ही ज़रूरत है, ठीक है, दोनों की ही ज़रूरत है। जैसे एक गृहस्थी में कहते हैं ना, पति पत्नी दोनों का ही रोल है, एक बच्चे के जीवन में उसके माता पिता दोनों का ही रोल है। तो एक प्रॉपर कैपिटल मार्केट फंक्शनिंग के लिए प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों की ज़रूरत है। तो कुछ ज़्यादा ही समझा दिया, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया। सेबी नहीं है, सेबी तो डिपॉजिटरी है ही नहीं। CDSL, NSDL, तो सबसे पुरानी जो डिपॉजिटरी है वो है NSDL। आपको पहले तो इन चारों का आपको फुल फॉर्म मन में याद करना है, याद कर लीजिए। N स्टैंड्स फॉर नेशनल, S फॉर सिक्योरिटीज, D फॉर डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL ये है, ठीक है। तो अब ये NSDL करता क्या है, तो सबसे पहले ये डीमेटेरियलाइजेशन करता है। एक ज़माने में अंश फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। जैसे आपका पैसा है वो अकाउंट में है, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। जब आप वो पैसा ATM से या चेक से विड्रॉ कर लेते हो तो हार्ड करेंसी के फॉर्म में आ जाता है, वरना जो पैसे आपके बैंक में पड़े हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। उसी तरह से शेयर्स भी पहले एक सर्टिफिकेट कागज़ के टुकड़े के फॉर्म में होते थे, अब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। तो ये सुविधा कौन देता है? ये NSDL और CDSL ही ये सुविधाएं देते हैं
हाँ, ये बात ज़रूर है कि NSDL ओल्डेस्ट है। इसका जन्म 1996 में हुआ। CDSL का जन्म उसके बाद 1999 में हुआ है। ठीक है। सेबी आप जानते ही हैं, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला और RBI की स्थापना 1935 में हुई। ठीक है, लेकिन ये दोनों ही डिपॉजिटरीज हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है रीमटेरियलाइजेशन। अगर कभी कभार इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो चीज़ है उसको वापस हार्ड कवर या कहें हार्ड कॉपी में चेंज करना हो तो उस चीज़ को रीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा ये जो स्टॉक एक्सचेंज पे दिन भर लोग परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं, इसका जो सेटलमेंट है उसका काम, उस सेटलमेंट को निपटाने का काम NSDL करता है। मतलब जिसने परचेज़ किए, क्या होगा, जिसने परचेज़ किए उसके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, उसके बैंक अकाउंट में से पैसा निकल जाएगा। सेल करने पे क्या होगा, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और डीमैट अकाउंट में से शेयर्स निकल जाएंगे। तो ये जो सेटलमेंट होगा ये NSDL के थ्रू ही होगा। इसके अलावा प्लेजिंग और हाइपोथिकेशन मतलब गिरवी रखवाना। अगर कोई बंदा लोन ले रहा है तो वो गिरवी रखवाएगा। मान लो कोई बैंक से लोन ले रहा है शेयर्स के अगेंस्ट, अब शेयर्स तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो उसके हाइपोथिकेशन की या कहें प्लेजिंग की व्यवस्था NSDL करेगा। इसी तरह से जब IPO आता है, लोगों को शेयर्स अलॉट होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स कैसे होंगे, इस डिपॉजिटरी के थ्रू ही होंगे। तो NSDL इज़ द ओल्डेस्ट, 1996 याद करना है। CDSL उसके बाद है, 1999 याद करना है। ठीक है, चलिए डिपॉजिटरी का मुख्य काम अगले पेज पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जिनके पास ऐप है तो ऐप के अंदर वो पूरी PDF मिलती है तो वहाँ देख लेना। इशू मैनेजर अपॉइंटेड बात, तो इशू मतलब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक पूरा प्रोसेस होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना, लिस्ट ऑफ अलॉटमेंट या अलॉटीज़ लिस्ट बनाना, शेयर्स अलॉट करना, किसी के पैसे रिफंड करने हैं तो वो करना, ये सारा काम इशू मैनेजर करता है और इशू मैनेजर को कंपनी अपॉइंट करती है। सो C इसका आंसर होगा। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनदर नेम ऑफ सेकेंडरी मार्केट। देखिए वापस बात कर लेते हैं, मैं बार बार इस बात पे आ रहा हूँ। कैपिटल मार्केट जो हमारा टॉपिक है इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट को तो आप न्यू इशू मार्केट कहते हैं, नव निर्गमन बाजार कहते हैं, और सेकेंडरी मार्केट को अपन पॉपुलरली जानते हैं स्टॉक मार्केट के नाम से। तो ये तो ठीक है, एस से एस है, पर सेकेंड जो जिसे अपन स्टॉक मार्केट बोलते हैं ना, वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट होता है। तो इसका आंसर D हो गया है। ठीक है जी, आसान आसान क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल लड्डू से क्वेश्चन नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, चाहे आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज़ कंट्रोल एक्ट 1956। यहाँ के ब्रैकेट में एक वर्ड है रेगुलेशन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, 1956 का एक्ट है। तो इसका आंसर B रहने वाला है। स्कंद विनिमय, है ना, जैसे हर किसी को मतलब रेगुलेट करने के लिए अपने इंडिया में एक चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था ज़रूर है। कोई भी अधिकारी है चाहे कोई भी संस्था है, उसके ऊपर एक कंट्रोलिंग संस्था ज़रूर है। चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है ही है, हर जगह है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस भी जो हैं, जहाँ पे प्रतिभूतियाँ खरीदी जाती हैं बेची जाती हैं, उसको भी रेगुलेट करने के लिए एक्ट है, उसका नाम है सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट ब्रैकेट में रेगुलेशन एक्ट 1956 रेगुलेट्स स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज़ ट्रेडिंग। जिन प्रतिभूतियों का व्यापार हो रहा है और जिन स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है उनको रेगुलेट करने के लिए ये वाला एक्ट है। B इसका आंसर रहा। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दो काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, UP TGT प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा MCQ मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज MCQ प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा।
और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग, आपने बहुत बार सुना होगा, एक तो वर्ड सुना होगा सेंसेक्स और एक सुना होगा निफ्टी। निफ्टी में तो 50 की आवाज़ आती ही है। सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन से तय होता है। सेंसेक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, सेंसिटिविटी इंडेक्स, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं संवेदी सूचकांक। ठीक है, मार्केट किस दिशा में जा रहा है, मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रहा है, तो वो हमें सेंसेक्स के थ्रू पता चल रहा है। जब बाज़ार अच्छा जा रहा होता है तो कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे यूँ समझो कि एक कंपनी है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसके मान लीजिए 1,00,000 शेयर हैं, एक शेयर का मूल्य 30 रुपये है मान लीजिए, तो उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू हुई 30 लाख। ऐसे मान लीजिए 30 कंपनी है, तो उस 30 कंपनी की शेयर्स की जो फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू होती है, फ्री फ्लोट का मतलब है दो शेयर्स विच आर अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग, उन शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू होती है उसके आधार पे सेंसेक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी गणना मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी फर्म्स के बाज़ार मूल्य के आधार पर होती है। कभी आप एफएम पढ़ेंगे तो उसमें फर्म का मूल्य कैसे निकाला जाता है, आप एक अंश का मार्केट प्राइस निकालो और जितने शेयर्स आपके आउटस्टैंडिंग हैं वो निकालो, मल्टीप्लाई समझो टॉप 30 कंपनीज कर दो, तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा ओवरऑल सेंसेक्स का। तो डी इसका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज का क्या महत्व है। तो देखिए, स्टॉक एक्सचेंज होगा तभी तो इन्वेस्टर्स कोई प्रतिभूति खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। अभी देखो अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आपको इतना इन्वेस्टमेंट का महत्व नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी हाथ में एक लिमिटेड पैसे होते हैं। लेकिन जब आप कमाने लग जाओगे, फिर जब आप मान लो कमाने लग गए, 25-30 साल की आपकी एज हो गई, अब आपको पता है कि अब मैं बस 30 साल और कमाऊँगा, फिर उसके बाद मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। मान लो आप 80 साल जीने वाले हैं, ऐसा आपको लगता है, और कमाऊंगा तो मैं 60 साल, फिर रिटायर हो जाऊंगा तो 20-25 साल मेरा काम कैसे चलेगा। तो फिर आप सोचेंगे मैं इन्वेस्ट करूं, तब फिर आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स आएंगे कि इन्वेस्ट कैसे करूं, मतलब जो मेरे पास पैसा अभी फालतू बच रहा है, फ्यूचर के लिए मैं पैसा कहाँ लगाऊं। तो फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं यानी शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह कंपनीज़ के पास या किसी भी आदमी के पास जिसके पास बिजनेस आइडिया है, उसके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन जनता के पास तो पैसा बहुत है, जनता तो पैसा लगाना चाहती है। तो कंपनीज़ प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करती है, और वो शेयर्स ऑब्वियस ही बात है जब वो आईपीओ लाती है तो आईपीओ लाने के बाद उसको लिस्टिंग करवानी पड़ती है ताकि उसके शेयर्स की खरीदी बेची हो सके। यानी मतलब कंपनी शेयर इशू करती है, केवल वहाँ पे कंपनी का काम खत्म नहीं हो जाता कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, कंपनी को पैसे मिल गए, कंपनी अब अपने काम धंधे में लग गई, इन्वेस्टर जाए तेल लेने, नहीं, फिर वो इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करती है कि उसके शेयर्स की ट्रेडिंग हो सके। इसके लिए फिर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराती है, ठीक है, उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरे करती है। तो ये चीज़ होती है। तो फिर कंपनी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक एक्सचेंज, और ये सब मिलके ही देश बनता है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। लोग पैसे अपनी सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी मशीनें, फर्नीचर, सेटअप, बिल्डिंग आती हैं, टेक्नोलॉजी आती है, फिर प्रोडक्शन होता है, फिर कंजम्पशन होता है, फिर इनकम चलती है, फिर साइकिल चलता रहता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद सूचीयन का अर्थ है प्रतिभूतियों को स्कंद विपणी द्वारा। लिस्टिंग का क्या मतलब होता है, देखिए अगर कोई शेयर है उससे आप स्टॉक मार्केट
के थ्रू ऑनलाइन यूँ समझ लीजिए खरीद सको, बेच सको, इसके लिए उसकी लिस्टिंग होनी ज़रूरी है। यूँ समझो कि अगर जैसे ये एक पट्टी चल रही है तो उस पर आपके शेयर का नाम भी आना चाहिए कि ये शेयर है, इसका प्राइस 50 रुपये चल रहा है, इसका शेयर 40 रुपये चल रहा है, इसका शेयर 30 रुपये चल रहा है। तो मतलब आपका शेयर परचेज और सेल्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, उस लिस्ट में होना चाहिए। यानी जब स्टॉक एक्सचेंज पे आपका शेयर खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, तो उसको लिस्टेड शेयर्स बोलते हैं और इस चीज़ को लिस्टिंग बोलते हैं। और लिस्टिंग का मतलब होता है आपके शेयर को स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मान्यता देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए आपका शहर है, उसके अंदर डी मार्ट है। ठीक है, तो डी मार्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट है तो वहाँ तो आप बेच नहीं सकते, पर वहाँ आप खरीद सकते हो। तो एक तरह से क्या हुआ, डी मार्ट ने उस प्रोडक्ट को आने दिया, अपनी लिस्ट में आने दिया। इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंज भी किसी कंपनी के शेयर्स को अपने पास, अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल टू परचेज, अवेलेबल फॉर सेल प्रोवाइड कराएं। तो इस मान्यता देने को लिस्टिंग कराना कहते हैं। ठीक है, आईपीओ लाने के बाद कंपनी को मैंडेटरी लिस्टिंग करानी होती है और ये काम पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही करती है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आम जनता से पैसे उगाहती नहीं है, उठाती नहीं है, तो उसे वो शेयर्स की लिस्टिंग करा भी नहीं सकती, कराने की ज़रूरत भी नहीं है। पब्लिक लिमिटेड जो जनता से पैसा उठाती है उसे फिर आईपीओ, अगर आईपीओ के थ्रू पैसा उठाती है तो फिर उसे लिस्टिंग करानी होती है। ठीक है, चलिए समझ में आपको आ गया, मैं बेवजह इतना बोल रहा हूँ। विद्यमान कंपनियों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। मान लीजिए कोई कंपनी ऑलरेडी जमी हुई है, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्रुप है रिलायंस, और अब अगर वो सिक्योरिटीज़ इशू करती है, मतलब मान लीजिए शेयर्स इशू करती है या डिवेंचर्स इशू करती है, मान लेते हैं शेयर्स इशू करती है, तो उसको कौन से फैक्टर्स प्रभावित करेंगे? लाभांश की दर, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कोई कंपनी है, मान लीजिए 12% प्रेफरेंस शेयर ला रही है और मान लीजिए कोई कंपनी 15% प्रेफरेंस शेयर ला रही है, तो इसका मतलब ये कंपनी ज़्यादा रिटर्न दे रही है, तो इसके शेयर्स सब्सक्राइब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी लाभांश की दर प्रभावित करती है कि आपकी सिक्योरिटीज़ को कितना लोग लेंगे नहीं लेंगे। इसके अलावा पूंजी प्राप्ति के उद्देश्य, कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो कंपनी डेफिनेटली बताती है कि कंपनी का अभी क्या हिसाब किताब चल रहा है, या कंपनी किस लिए फंड रेज कर रही है, किन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रही है। अगर इन्वेस्टर को वो प्रोजेक्ट रिस्की लगता है तो वो पैसा ना भी लगाएं, और अगर उनको इन्वेस्टर को प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो हो सकता है बहुत सारे लोग पैसा डाल दें। तो कंपनी क्यों पैसा उठा रही है, ये बात भी सब्सक्रिप्शन को प्रभावित करती है। इसी तरह से कंपनी का डिविडेंड पेमेंट का रिकॉर्ड कैसा रहा है, कंपनी डिविडेंड देने में कंसिस्टेंट रही है। ऐसी कंपनियां जिनको ब्लू चिप कंपनियां बोलते हैं, जो रेगुलरली हाई डिविडेंड पे करती आ रही हैं, उनका शेयर्स बहुत ताबड़तोड़ खरीद लिया जाता है, बिक जाता है। ठीक है, और जो कंपनीज कहें बहुत ही वॉलेटाइल सा परफॉर्म करती है, फ्लक्चुएटिंग परफॉर्म करती है, कभी डिविडेंड दे रही हैं, कभी नहीं दे रही हैं, कम दे रही हैं, ज़्यादा दे रही हैं, तो उनका शेयर्स थोड़ा मुश्किल से सब्सक्राइब होता है, क्योंकि वो इतना ट्रस्ट गेन नहीं कर पाती। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कंपनी के इशू को प्रभावित करते हैं कि आपका इशू सक्सेसफुल जाएगा या नहीं। प्रतिभूतियों की विक्रय विधि, एक कंपनी जो शेयर्स बेचना चाहती है वो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स बेच सकती है। प्रॉस्पेक्टस में एक तरह से आम जनता को इन्वाइट किया जाता है, सारी चीज़ें बता दी जाती है, कंपनी का प्रमोटर क्या है, कंपनी की हिस्ट्री क्या है, कंपनी का कैपिटल साइज़ क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या हैं। प्रॉस्पेक्टस के थ्रू फिर उनको इनवाइट किया जाता है। इसके अलावा प्राइवेट प्लेसमेंट भी किया जाता है कि कंपनी कुछ बैंक्स के पास चली जाए, केवल उनको शेयर्स इशू कर दे, या कुछ म्यूचुअल फंड्स ग्रुप के पास चली जाएँ, या एचएनआई होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके पास चली जाएँ, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट द्वारा शेयर्स हुआ। जैसे अगर कभी आपने वो शार्क टैंक कार्यक्रम देखा हो, तो उसमें एक स्टार्टअप वाला बंदा आता है आइडिया लेके, और वो 20% 10% अपनी इक्विटी ऑफर करता है, तो वहाँ पे भी वो 10-20% शेयर्स बेच रहा है उनको एक एक्स अमाउंट के बदले में, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट हो गया। इसके अलावा राइट इशू के थ्रू भी, राइट इशू में क्या होता है, जो पहले से कंपनी ने शेयर इशू कर रखे थे जिन बंदों को, उन्हीं को फ्रेश शेयर्स ऑफर किए जाते हैं। जैसे इस बंदे के पास मान लीजिए 10,000 शेयर्स हैं,
और कंपनी ने 2:1 के हिसाब से निकाला, तो कंपनी ने 5,000 शेयर्स कहा इस बंदे को कि आप लोगे क्या। इस तरह का सब ऑफर उसने सबको दिया कि आप शेयर्स लोगे क्या, अगर आप नहीं लोगे तो वो शेयर्स हम किसी और को दे देंगे। तो राइट शेयर्स के थ्रू भी शेयर्स को बेचा जाता है। तो शेयर्स को बेचने के ये सारे ही तरीके होते हैं। मेथड ऑफ सेलिंग सिक्योरिटीज़ कुड बी फ्रॉम ऑल 3 वेज, सॉरी, ठीक है। इसके बाद कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश। NSE जो टॉप 5 वर्ल्ड के 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में आता है, NSE जो कि मुंबई में है, उसकी स्थापना कब हुई? उसकी स्थापना 1992 में हुई। NSE 1992 में स्थापित हुआ। NSE इज़ द लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। NSE was established in 1992 as the first dematerialized electronic exchange in the country। याद रखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इससे पुराना है, ठीक है। NSE पहला डीमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज है, ठीक है, इंडिया का। 1992 में इसकी स्थापना है और अभी टॉप 5 स्टॉक एक्सचेंज में, मतलब कि 5th पोजीशन पे ही है, ठीक है जी। चलिए, ओके। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया OTCEI की स्थापना कब हुई? तो सर इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। इसने काम करना शुरू किया था 6 अक्टूबर 1992 को। जो स्मॉल कंपनीज़ हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंज के जो टफ रूल्स थे उनको फॉलो करने में या उनको कंप्लाई करने में दिक्कत आ रही थी, उन छोटी कंपनीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए कि वो भी फंड रेज कर सकें, स्मॉल और मीडियम कंपनीज़, OTCEI की स्थापना की गई थी अक्टूबर 1990 में। स्थापना पूछे तो, अगर पूछे काम करना कब शुरू किया तो 1992 में। आज के दिन क्या है? आज के दिन ये डी रिकॉग्नाइज हो चुकी है, आज के दिन ये काम करना बंद कर चुकी है। 31 मार्च 2015 को सेबी ने नोटिफिकेशन निकाल के इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। 2017 में तो इसकी लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो गई है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द वेरियस आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इन कॉलम 2। एक पहला वर्ड है कमर्शियल पेपर, फिर है प्राइमरी मार्केट और फिर है सेकेंडरी मार्केट। तो आज हमने 2 तो किए ही हैं, तो प्राइमरी में हिंदी में पढ़ लेता हूँ। प्राथमिक बाजार, तो प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार के रूप में भी जाना जाता है। प्राइमरी मार्केट इट इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यू इशू मार्केट। और मेरी फेवरेट लाइन, खाली एक को मिला के देख लो, क्या B3 मिलाने से काम हो जाता है? B3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों खारिज हो गए। C और D तो अब इसके आंसर नहीं हो सकते। सेकेंडरी मार्केट, द्वितीयक बाजार, इसे शेयर बाजार के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे नाम है, द्वितीयक बाजार, गौण बाजार, सहायक बाजार, स्टॉक बाजार, शेयर बाजार। तो इसके बाद आपका C के साथ 1 जाके कनेक्ट हो गया। सेकेंडरी मार्केट इज़ नोन एज स्टॉक मार्केट। अब रह गया कमर्शियल पेपर और सामने रह गया ब्रिज फाइनेंसिंग। देखिए, ब्रिज क्या होता है? जो बांध दो चीज़ों को जोड़ता है, ब्रिज करता है, ठीक है। तो अब आप यूँ समझिए कि मान लीजिए कि एक लंबा पैसा या बड़ा पैसा मेरे पास आने वाला है, ठीक है। मैंने कहीं लोन के लिए अप्लाई कर रखा है और एक बड़ा पैसा बड़े प्रोजेक्ट के लिए आने वाला है, लेकिन जब तक वो पैसा आए मुझे टेम्परेरी कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो जब आपको टेम्परेरी पैसे की ज़रूरत होती है तो आप शॉर्ट टर्म बोरो करते हो। तो कमर्शियल पेपर के थ्रू कंपनीज़ जिनके जो कहें बहुत अच्छी रेपुटेशन वाली है, वो कुछ समय के लिए कमर्शियल पेपर इशू करके बाज़ार से पैसा उठा सकती है। तो इस तरह से इसे ब्रिज फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद BC के बाद आपका A था, तो मैचिंग करने के लिए सेकंड बचा। तो C के साथ 1 आ जावे, A के साथ 2 आ जाए, इसका आंसर A आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट स्टॉक मार्केट इन एशिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875। अब ये भारत का नहीं पूछ रहा है, एशिया का पूछ रहा है। एशिया का पहला स्टॉक मार्केट कौन सा, कहाँ स्थापित हुआ था? टोक्यो में, शंघाई में, बीजिंग में या मुंबई में? तो इट्स इन मुंबई। यू कैन प्राउड ऑन दैट।
बम्बई या बॉम्बे जिसे कहा जाता था, बाद में मुंबा देवी के नाम पे मुंबई कहलाना लगा, तो बम्बई में पहला स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके कुछ हाइलाइट्स दे रखे हैं मैंने, ये हाइलाइट्स आप देख लीजिएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई में सुबह 9:15 बजे से दिन में 3:30 बजे तक ट्रेडिंग होती है, सैटरडे संडे के अलावा, पब्लिक हॉलीडेज़ के अलावा। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं कि ये मुंबई में है वगैरह, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इट इज़ अ मार्केट वेयर लो रिस्क अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट विच आर एक्सट्रीमली लिक्विड आर इशूड एंड डेल्ट विद एक्टिवली ऑन अ डेली बेसिस, दिस मार्केट इज़ कॉल्ड। ये एक ऐसा बाज़ार है जहाँ कम जोखिम वाले असुरक्षित है लेकिन फिर भी जोखिम कम है, अल्पकालीन ऋण प्रलेख, ये अल्पकालीन से वर्ड से पकड़ो, जो अत्यंत तरल होते हैं, निर्गमित और प्रतिदिन सक्रियता पूर्वक व्यवहारित किए जाते हैं, ये बाज़ार होता है मुद्रा बाज़ार, मनी मार्केट। ठीक है, आज पहली लाइन से ही मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा वर्ड है फाइनेंशियल मार्केट। इसे 2 ब्रॉड कैटेगरी में बांटो, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट के साथ डील करता है। इसके अंदर आपके ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उठाना है तो गो टू कैपिटल मार्केट। ठीक है, चलिए, तो जो ये इसने विशेषताएं बताई, ये मुद्रा बाज़ार की विशेषताएं हैं मनी मार्केट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये भला क्वेश्चन तो था कि स्टॉक बाज़ारों में सेबी की भूमिका क्या है, लेकिन हो सकता है ना वो स्टॉक बाज़ार की जगह सहायक बाज़ार, गौण बाज़ार, द्वितीयक बाज़ार कुछ भी देते। क्वेश्चन ये है कि सेबी करता क्या है। सेबी एक रेगुलेटरी संस्था है, नियामक संस्था है, चीज़ों को विनियमित करती है। ये सेबी क्या करता है, एक तो स्टॉक एक्सचेंजों का निरीक्षण करता है, बिल्कुल, स्टॉक दलालों का पंजीकरण करना है, तो स्टॉक बाज़ार में मेंबर्स एंड ब्रोकर्स होते हैं, उनका ये रजिस्ट्रेशन करता है, और जो इशू रजिस्ट्रार होते हैं, इशू रजिस्ट्रार को क्लासिफाई करता है, ये भी करता है। तो सेबी ये सारे कार्य करता है। ठीक है, चलिए, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख लेना कि क्या क्या करता है। मैं एक साइड का पढ़ता हूँ। ये इन्वेस्टर्स के हितों की सुरक्षा करता है, मार्केट अच्छे से फंक्शन करे, ये काम भी करता है, बाज़ार में स्थायित्व रहे, विकास हो, ये देखता है। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी जो बाज़ार में भाग लेने वाले हैं, उनकी ये निगरानी, उनके ऊपर निगरानी रखता है, और जैसे मैंने बताया कि निगरानी रखता है, और जो चीज़ें लागू करनी होती है वो करता है। ये नियामक फ्रेमवर्क तैयार करता है। ये इन्वेस्टर में फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को बढ़ाता है, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, बढ़ाता है, कि वो बिना डरे शेयर बाज़ार में पार्टिसिपेट करें। फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड इन द प्राइमरी मार्केट, मैं नहीं समझा रहा। अंशों का नवीन निर्गमन प्राथमिक बाज़ार में किया जाता है। प्राथमिक बाज़ार और द्वितीयक बाज़ार में मोटे तौर पे जो अंतर है उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज की क्या विशेषता है। ये एक संगठित बाज़ार होता है, बिल्कुल। इसके अंदर सदस्य और दलाल, अधिकृत सदस्य और दलाल ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सही बात है। इसके अंदर प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाता है और फिर उन अनुमोदित प्रतिभूतियों में ही व्यवहार होता है, तो बिल्कुल सही है कि स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। इसके अंदर अथोराइज मेंबर्स एंड ब्रोकर्स ही डील करते हैं, और ये केवल लिस्टेड एंड अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ में ही डील करता है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज की विशेषताएँ हो गई। अच्छा, इसके बाद कहता है द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इज़, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है। ये प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। ये बचतों को प्रोत्साहित करता है, सही है ना। लोग क्या करते हैं, लोगों के पास अगर सेविंग्स पड़ी है तो सेविंग्स पड़े पड़े अंडे नहीं देती है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना होता है। तो लोग उन अपने सेविंग किए हुए पैसों से स्टॉक खरीदने जाते हैं। स्टॉक खरीदने जाते हैं तो कंपनी तो कभी कभी शेयर इशू करेगी, तो वो अपना पैसा कहाँ लगाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में खूब सारी कंपनियों के शेयर्स की लिस्टिंग हो रखी होती है, आप आराम से जाके वहाँ इन्वेस्ट करो। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, और ये इन्वेस्टर्स की सुरक्षा करता है। ठीक है, उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। तो ये सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज के काम हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी बात खत्म करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बनाया इसलिए नहीं, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए, स्टॉक मार्केट या कहें से भी स्टॉक मार्केट जो है वो इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा करता है। यस, ये कैपिटल फॉर्मेशन का काम करता है। यस,
ये सट्टा लगाने की सुविधा देता है। तो हाँ, कई लोग शेयर्स का भाव घटेगा बढ़ेगा इसके आधार पे पोजीशन लेते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो ये सट्टेबाजी की सुविधा देती है, उनको लगता है शेयर्स चढ़ेगा तो खरीद लेते हैं, शेयर्स उतरेगा तो बेच देते हैं। और ये स्टॉक मार्केट पुरानी सिक्योरिटीज़ के लिए मार्केट प्रोवाइड कराते हैं, ये बात भी सही है। ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट का काम है, लेकिन ये सबसे ज़रूरी काम है। स्टॉक मार्केट जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ हैं उसके लिए एक मार्केट प्रोवाइड कराता है कि लोग पुरानी प्रतिभूतियों को खरीद सकें, बेच सकें। मैं एक आखिरी बार बोलता हूँ, कंपनी और इन्वेस्टर्स, कंपनी को पैसा चाहिए, इन्वेस्टर पैसा लगाता है। शुरू में इन्वेस्टर्स जो पैसा देते हैं वो सीधा कंपनीज के पास जाता है। उसके बाद ये इन्वेस्टर अगर अपनी प्रतिभूति इसे बेचना चाहता है तो इसके लिए आपको सेकेंडरी मार्केट की ज़रूरत है। तो सेकेंडरी मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही है, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ के लिए एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराना। डी आंसर है इसका। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स को आप परचेज कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट टू प्राइमरी मार्केट। ये भी अगेन अच्छा क्वेश्चन है, आप पहचानिएगा इसको। प्राइमरी मार्केट में निवेशक साल भर प्रतिभूतियाँ खरीद बेच सकता है, गलत। प्राइमरी मार्केट में तो आप कंपनी से शेयर खरीदते हैं, कंपनी जब शेयर इशू करेगी कंपनी 10-10, 20-20 साल में एक बार इशू लाती है। ये बात अलग है कि अलग अलग कंपनियां लाती रहती हैं, लेकिन ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं निकाले किसी साल सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं हो मार्केट में तो कोई कंपनी आईपीओ ही नहीं लाए, शेयर्स ना लाए। तो निवेशक साल भर प्रतिभूतियों खरीद सकता है, बेच सकता है, ये बात सेकेंडरी मार्केट के लिए सही है। यह पहले से पेश की गई प्रतिभूतियों से संबंधित है, ये भी गलत है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में नव निर्गमन होता है, न्यू इशू होता है, वो तो न्यू इशू मार्केट है। तो ये बात भी सेकेंडरी मार्केट के लिए सही है। यह सीधा निगम जगत को धन प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। प्राइमरी मार्केट में जो शेयर इशू होंगे, इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा वो सीधा कंपनीज को मिलेगा। बाद में सेकेंडरी मार्केट में कितनी ही सेल हो, परचेज हो, वो पैसा कंपनी को नहीं मिलता, वो इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर मूव होता है। तो ये बात सही है। इसका भौतिक अस्तित्व है, नहीं है, ठीक है। तो यह इट प्रोवाइड फंड्स डायरेक्टली टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ये सही है, सी इसका आंसर है, बाकी सारी बातें गलत थी। ऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय, तो जहाँ पे आ जाए कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय सेबी, इसका पापा सेबी है। किसी का पापा आरबीआई है, कैपिटल मार्केट का पापा सेबी है। आरबीआई सभी बैंकों का पापा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पापाओं की पापा है। क्या बता रहे हो, क्या बकवास। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये आपके डायरेक्ट टैक्सेस की सबसे बड़ी बॉडी सीबीडीटी है, जैसे इनकम टैक्स है ना, आप सरल शब्दों में इनकम टैक्स समझ जाओ। अच्छा, थोड़े से और है, मतलब थक गया मैं। व्हेन वॉज सेबी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, ये भी बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 1988 और 1992 में लड़ाई है। पूछे सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1988 है। और अगर इसको बोले कि इसको वैधानिक दर्जा कब मिला, तो वैधानिक दर्जा 1992 में मिला। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी और सेबी एक्ट 1992 के माध्यम से 30 जनवरी 1992 गांधी जी का जो शहीदी दिवस होता है, इसे उस दिन वैधानिक शक्तियाँ दी गई। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लोबल स्टॉक मार्केट इंडेक्स। हमने अभी सेंसेक्स सुना, मैंने बताया टॉप 30,
निफ्टी इट्स अबाउट टॉप 50 कंपनीज, OTCEI ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंडेक्स, लेकिन जो ग्लोबल इंडेक्स है वो है FTSE 100, फाइनेंशियल टाइम स्टॉक इंडेक्स, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। ये आपका ग्लोबली फॉलो किए जाने वाला इंडेक्स है। यह यूके की टॉप 100 कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाता है। जैसे 30 और 50 कंपनियों का इंडिया में है, वैसे यूके की टॉप 100 कंपनीज का प्रदर्शन है। वो फिर पूरे विश्व के क्या सेंटिमेंट्स हैं वो आपको FTSE के उतार चढ़ाव से पता चल जाएंगे। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और। निम्नलिखित में से कौन सा सेबी का उद्देश्य नहीं है? प्रतिभूति बाजार को विनियमित करना, बिल्कुल। स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, इन्वेस्टर्स के हितों को प्रोटेक्ट करना, बाजार के विकास को बढ़ावा देना। लेकिन किसी व्यक्ति के हितों को प्रोत्साहित करना या किसी पर्टिकुलर व्यवसाय के हितों को बढ़ाना चढ़ाना, ये सेबी का उद्देश्य नहीं है। सेबी का उद्देश्य पूरा ओवरऑल बाजार का विकास है। पहला दूसरा भी है, सी इसका आंसर होगा। सी इसका उद्देश्य नहीं है। किसी इंडिविजुअल के बिजनेस को प्रमोट करना ये सेबी का काम नहीं है। और इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित नहीं है? ये कुछ वर्ड्स हैं, KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NAV नेट एसेट वैल्यू। देखिए KPO जो होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कोई काम जो आप कर सकते थे या करना चाहिए वो किसी और से कराना, बेसिकली काम किसी और से कराना, आउटसोर्सिंग। इसमें BPO होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बहुत अगर सिंपल रेगुलर काइंड के काम है, आप किसी से वो काम करवाते हो, जैसे कॉल सेंटर, कॉल करवाना, आप कस्टमर्स को कॉल करना चाहते हो, काम आपने किसी और को दे दिया तो BPO हो गया। इसी तरह से एक होता है KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब मान लीजिए कि आप मार्केट की रिसर्च करना चाहते हैं तो वो रिसर्च का ठेका आपने किसी और को दे दिया, तो KPO का संबंध कहीं से भी स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है। बाकी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनीज लाती हैं, फिर वही शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वर्ड है ही है। NAV म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है ना? ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या होता है आप जल्दी से जानते हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जिनका थोड़ा थोड़ा पैसा है वो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आपका थोड़ा से 1000 5 10 20 हज़ार रुपया इनके पास पहुंचता है, और वो लोग जिनमें आप ट्रस्ट करते हैं वो आपके बिहाफ पे शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं। उसके बेसिस पे मार्केट वैल्यूएशन होता है। मार्केट वैल्यूएशन में नंबर ऑफ़ यूनिट्स का भाग लगाया जाता है, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स से भाग लगाने से NAV बनती है। यानी कहीं ना कहीं इसका संबंध स्टॉक एक्सचेंज से कम ही है, लेकिन है। KPO का संबंध कहीं भी स्टॉक एक्सचेंज से नहीं है। होप मैं जस्टिस कर पाया, थोड़ा मैं आपको समझा पाया। क्वेश्चंस कुछ एक तो आप लगा पाएंगे इस उम्मीद के साथ। वीडियो आपको पसंद आया होगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे वीडियो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, पढ़ाई कीजिएगा।